हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कवर कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एक लेसन पढ़ लिया। दूसरा लेसन जो हम लोगों का था वो था इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। आज हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है, कंप्लीट हो गया है हमारा। तो इस टॉपिक को कवर करते ही हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं जो उस पुस्तक में दिए गए हैं उस प्रश्नोत्तर को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे साथ में, ताकि हमारी तैयारी मजबूती से रहे। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सरोवर या झील तेजी से वृद्धि करते हैं? किसमें? झील या सरोवर में। तो इनमें से कौन सा ऐसा वो पौधा है जो सरोवर या तो फिर झील में तेजी से वृद्धि करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंघाड़ा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी और ऑप्शन नंबर डी नागफनी। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। जलकुंभी जो है वो सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा होता है। अगला प्रश्न है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे हुए मिलते हैं। वन की पेड़ों के छालों पर उगे हुए क्या मिलते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी माश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी? हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए लेमना, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ और ऑप्शन नंबर डी जलकुंभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर डी जलकुंभी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए मोजोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी हेलोफाइट्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइट्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइट्स। तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथे का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइट। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए बालू, ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी बजरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वर्षा इस प्रश्न का सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय जल, ऑप्शन नंबर बी कोशिका जल, ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता जल,
और ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलीय जल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कोशिका जल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 7वें नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोशिका जल। तो पौधे जो हैं कोशिका जल को अवशोषित करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मांसल, ऑप्शन नंबर बी साकीय, ऑप्शन नंबर सी पर्ववृत्तीय और ऑप्शन नंबर डी पर्णाभिवृत्तीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मांसल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई नहीं और ऑप्शन नंबर डी इनमें से दोनों। तो जो घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वो होता है सीधा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। हमारा अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सदैव उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सदैव सीधा, ऑप्शन नंबर सी पहले उल्टा बाद में सीधा और ऑप्शन नंबर डी किसी भी प्रकार का नहीं। तो पारितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो होता है सदैव उल्टा। क्या होता है वो सदैव उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी उल्टा सीधा और ऑप्शन नंबर डी किसी प्रकार का। तो एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो होता है उल्टा। कैसा होता है उल्टा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उल्टा। अगला प्रश्न है कि घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार पिरामिड कैसा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सदैव उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सदैव सीधा, ऑप्शन नंबर सी कभी उल्टा कभी सीधा और ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार का। तो घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड तो ये होता है सदैव सीधा। तो घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी सदैव सीधा। अगला प्रश्न है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय, ऑप्शन नंबर बी द्विदिशीय, ऑप्शन नंबर सी चतुर्दिशीय और ऑप्शन नंबर डी त्रिदिशीय। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर एक खाद्य स्तर के एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 80% और ऑप्शन नंबर डी 90%।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 90%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिसंकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी ओडम ने, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने और ऑप्शन नंबर डी टेंसले ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना सबसे पहले जो प्रस्तुत किए थे वो थे चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आत्पोद्भिद, ऑप्शन नंबर बी छाया रागी, ऑप्शन नंबर सी मरुद्भिद और ऑप्शन नंबर डी शैलोद्भिद। तो सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को कहते हैं आत्पोद्भिद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। वहाँ वन होते मतलब वहाँ पे कैसे वन होते हैं ये बताना है। तो अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सदाहरित वन, ऑप्शन नंबर बी दृढ़ पर्णी वन, ऑप्शन नंबर सी घास वन और ऑप्शन नंबर डी मरुस्थल। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए सदाहरित वन। ऑप्शन नंबर ए सदाहरित वन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है कि उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। वहाँ पे कैसे वन मिलते हैं? कहाँ पे? जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ कैसे वन मिलते हैं? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए सदाहरित वन, ऑप्शन नंबर बी दृढ़ पर्णी वन, ऑप्शन नंबर सी घास वन और ऑप्शन नंबर डी मरुस्थल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है घास वन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल और ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनमें से जो क्षोभ मंडल होता है उसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान आदि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी कैज्मोफाइट और ऑप्शन नंबर डी लिथोफाइट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हेलोफाइट। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आ जाने दीजिए। ए वाह, ए ओ माय गॉड, ये तो चला गया।
ये 21 नंबर प्रश्न ऊपर आ रहा है, लेकिन ये फिर से अंदर चला जा रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, अगले वीडियो में ले लेंगे। ये आते आते फिर पता नहीं कैसे सेटिंग हो गया है कि ये ऊपर चला जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो अगला प्रश्न जो हमारा हो जाएगा उसका अगला प्रश्न होगा, उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में ले लेंगे। यहाँ पे पता नहीं कैसा सेटिंग हो गया है, तो इसको मैनेज कर लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न जो होता है वो है कि वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ऊपरी स्तर में, ऑप्शन नंबर बी जल स्तर में, ऑप्शन नंबर सी मध्य स्तर में और ऑप्शन नंबर डी तीनों स्तरों में एक समान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऊपरी स्तर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ये भी न गायब हो जाए, ये तो आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक, आ गया। अब अगला प्रश्न जो हमारा है, दृढ़ पर्णीय वन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। क्या है प्रश्न कि दृढ़ पर्णीय वन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पूरे वर्ष भारी वर्षा, ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु में भारी ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म ऋतु में भारी शरद ऋतु में कम वर्षा और ऑप्शन नंबर डी पूरे वर्ष कम वर्षा। तो किसकी विशेषता बतानी है? दृढ़ पर्णीय वन की, दृढ़ पर्णीय वन की। तो दृढ़ पर्णीय वन की विशेषता होनी चाहिए शरद ऋतु में भारी वर्षा होगी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होगी। शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होगी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सुपोषी, ऑप्शन नंबर बी कुपोषी, ऑप्शन नंबर सी दोमट और ऑप्शन नंबर डी बलुई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सुपोषी। ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुपोषी इस प्रश्न का सही जवाब है, सुपोषी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए ह्यूमस, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिक सम्मिश्र, ऑप्शन नंबर सी डफ और ऑप्शन नंबर डी करकट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। मृदा में उपस्थित जो अपक्षयित पदार्थ होते हैं, अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ, जैसे मृदा में क्या हुआ कि पेड़ से पत्तियां गिरे मृदा में और वो क्या हो गए, अपघटित होके कार्बनिक पदार्थ जो बनते हैं उसे ह्यूमस कहा जाता है। अपघटित होके जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ह्यूमस। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि मृदा परिच्छेदिका का जो स्तर है, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए संस्तर, ऑप्शन नंबर बी संस्तर, ऑप्शन नंबर सी आर संस्तर और ऑप्शन नंबर डी ओ संस्तर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ओ संस्तर है, मृदा के कई स्तर होते हैं, हम लोगों ने देखा है। तो मृदा के कई स्तर होते हैं जिसमें से ओ स्तर होता है, उसमें मृदा परिच्छेदिका का जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? ओ संस्तर में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ संस्तर।
अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जो उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृत्तिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 85% बालू, 15% मृत्तिका। ऑप्शन नंबर बी 70% बालू और 30% मृत्तिका। ऑप्शन नंबर सी 50% बालू, 50% मृत्तिका। और ऑप्शन नंबर डी 10% बालू तथा 90% मृत्तिका। तो उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृत्तिका का जो आदर्श अनुपात होता है वो होता है इनका अनुपात क्या होता है? वो होता है 50-50। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 50% बालू और 50% मृत्तिका। हमारा अगला प्रश्न है कि मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए, मृदा में क्या करने के लिए? अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में से निम्न में से किनके चूर्ण का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए यूरिया एवं फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है डोलोमाइट एवं सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है डोलोमाइट एवं जिप्सम और ऑप्शन नंबर डी है डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। तो मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए हमें क्या क्या मिलाना चाहिए? तो हमें मिलाना चाहिए डोलोमाइट और चूना पत्थर। मृदा की अम्लता कम करने के लिए डोलोमाइट और चूना पत्थर के मिश्रण को मिलाएंगे तो क्या होगा? मृदा में अम्लीयता कम होगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु जो है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए ओसिलोटोरिया, ऑप्शन नंबर ए ओसिलोटोरिया, ऑप्शन नंबर बी टाइलोपोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी एनाबीना और ऑप्शन नंबर डी एजेटोबैक्टर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है वो है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए घास, हिरण, जू और शेर, ऑप्शन नंबर बी घास, जू, हिरण और शेर, ऑप्शन नंबर सी घास, हिरण, शेर और जू, ऑप्शन नंबर डी है घास, शेर, हिरण और जू। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है घास, हिरण, शेर और जू। तो सही जवाब है जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हमने सिर्फ 30 प्रश्नों को लिया था यहाँ पे। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो अगले वीडियो में इस लेसन का जितना भी प्रश्न है अगले वीडियो में हम लोग कम से कम 50 प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। तो 50 और ये 30 80 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जितने बचेंगे तीसरे वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्न ले लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।